इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। हम यहाँ पे न्यून कोण एक की चर्चा करेंगे और यहाँ पर प्रत्येक के लिए यहाँ पे 6 प्रकार से होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक इसी प्रकार से होता है। तो यहाँ पर हम लोग 0 अंश के लिए भी ज्ञात करेंगे, मतलब यहाँ पे साइन ए का वैल्यू हम लोग 0 अंश प्रतिस्थापित करके देखेंगे कि साइन 0 अंश, 30 अंश, साइन 45 अंश, साइन 60 अंश, साइन 90 अंश। इस प्रकार से यहाँ पे जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं ना, सबका वैल्यू हम लोग ज्ञात करेंगे अपने से और ज्ञात कर यहाँ पर हम लोग सारणी में इसको भरेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया 45 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। इस प्रकार से हमने एक समकोण त्रिभुज की रचना कर ली जिसमें यहाँ पे कोण बी समकोण है, 90 अंश का कोण यहीं पे बन रहा है। अब यहाँ पे 45 अंश के लिए हम लोग ज्ञात करें तो यहाँ पर जो न्यून कोण ए है इसकी चर्चा करते हैं 45 अंश। हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल 180 अंश होता है। यहाँ पर यह 45 अंश है, यह 90 अंश है। तो यहाँ पे जो सी शीर्ष पे कोण बन रहा है यह ऑटोमेटिक आपका 45 अंश हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों न्यून कोण आपस में बराबर हो गए, तो इनके जो सम्मुख भुजाएं रहेंगी वो भी आपस में बराबर हो जाएगा। जो भी समद्विबाहु त्रिभुज रहता है बराबर, यदि भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण बराबर हो जाते हैं, यदि सम्मुख कोण बराबर हैं तो जो भी सम्मुख भुजाएं रहती हैं वो बराबर हो जाती हैं। तो यहाँ 45 अंश के सम्मुख भुजा यह बन रहा है, तो यह वाली भुजा, और 45 अंश के सम्मुख भुजा यह है। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी और यहाँ पे बी सी, यह दोनों भुजाएं ए बी और बी सी आपस में बराबर हो जाएगा। अब चलिए ए बी भुजा को यदि हम लोग ए मान लें, ए इकाई हम लोग मान लेते हैं, यदि हम लोग बी सी भुजा को भी, यहाँ पर दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो दोनों भुजाओं को हमने ए नामकरण कर दिया। अब यहाँ पे ए सी भुजा का हम लोग वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, फिर हम लोग सभी का अनुपात ज्ञात करके, मतलब यहाँ पे हम लोग साइन 45 अंश, कास 45 अंश, टेन 45 अंश, इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का वैल्यू हम लोग ज्ञात करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग पहले ए सी का वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे ए सी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखना रहेगा तो हम लिख देते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से ए सी बराबर क्या हो जाएगा, करणी में ए सी बराबर ए बी का स्क्वायर, जो यहाँ पे कोई भी समकोण त्रिभुज रहेगा उसमें 90 अंश के जो भी सामने वाली भुजा रहती है इसका वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर रहता है ना। तो यहाँ पे ए सी बराबर हम लिख देते हैं यहाँ पे ए बी का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी बराबर, यहाँ पे ए बी का वैल्यू है ए, तो यहाँ पे ए स्क्वायर, और यहाँ पे बी सी का वैल्यू है ए, तो यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर। चलिए, यहाँ पर ए सी बराबर हो जाएगा, यहाँ पे करणी में 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर जोड़ देंगे 2a स्क्वायर हो गया। ए सी बराबर यहाँ पे ए स्क्वायर का वर्गमूल ज्ञात हो जाएगा, लेकिन करणी में 2 इसी प्रकार से रह जाएगा, तो यहाँ पे करणी में 2 हो गया। यहाँ पर ए, जो ए सी है इसका वैल्यू हमने ज्ञात किया तो क्या प्राप्त हुआ, करणी में 2a हमें प्राप्त हो रहा है। अब सभी हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कर लेते हैं। देखिए, इस प्रकार से यदि आप लाल बटा यहाँ पे कक्का लिख देंगे ना, के ए यल ए यल के ए, तो यहाँ पर इस त्रिकोणमिति का अनुपात आप ज्ञात कर पाएंगे, है ना। साइन का लंब बटा कर्ण होता है और फिर इसका व्युत्क्रम कोसेक होता है, कर्ण बटा लंब हो जाएगा, और ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण, एक कास के लिए होता है, और यहाँ पर यह सेक के लिए हो जाएगा कर्ण बटा आधार, और यहाँ पर यह हो जाएगा टेन के लिए लंब बटा आधार, और यहाँ पर नीचे से हो जाएगा कॉट के लिए आधार बटा लंब। सभी अनुपातों को हम लोग ज्ञात करते हैं। यहाँ पे साइन यहाँ पे लिख देते हैं, इसी न्यून कोण की हम चर्चा कर रहे हैं जो यहाँ पर है 45 अंश। चलिए, यहाँ पर लिख देते हैं साइन 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंब बटा कर्ण। तो इस न्यून कोण की फिलहाल में हम चर्चा कर रहे हैं, या फिर यहाँ से भी ज्ञात करेंगे तभी भी आपको वही सेम वैल्यू प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पे यह न्यून कोण है तो इससे जो संलग्न भुजा है यह आपका आधार हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 45 अंश के जो सम्मुख भुजा है यह आपका लंब हो जाएगा। ठीक है, लंब यह हो गया, कर्ण तो फिक्स रहता है। 90 अंश के जो सम्मुख भुजा रहती है ना, 90 अंश के सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं, और यहाँ पे न्यून कोण जो भी रहता है उसके जो सम्मुख भुजा रहती है उसे क्या बोल देते हैं, लंब बोलते हैं। ठीक है, और न्यून कोण से जो संलग्न भुजा रहती है इसे आधार बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर लंब बटा कर्ण अनुपात आपको लेना है, तो यहाँ पर इस न्यून कोण के लिए लंब यही है आपका बी सी, और बटा आपका ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण लेना है, कर्ण है आपका ए सी, तो बी सी का वैल्यू है ए और आपका ए सी का वैल्यू है करणी में 2a, अंश और हर से a समाप्त हो जाएगा, तो आपको tan 45 अंश का वैल्यू 1 बटा करणी में 2 प्राप्त होगा, है ना। और सेम आपको क्या कर देना है, इसका व्युत्क्रम कर देना है। लिख देते हैं, देखिए, यदि साइन का आप ज्ञात कर लिए, साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है, मतलब कर्ण बटा लंब ले लेंगे, है ना। तो लिख देते हैं यहाँ पे कोसेक ए का, कोसेक ए नहीं, यहाँ पर 45 अंश लिखते हैं ना,
क्योंकि इसी न्यून कोण की हम चर्चा कर रहे हैं। कोसेक 45 अंश बराबर हो जाएगा, बस केवल इसका व्युत्क्रम कर देंगे, करनी में 2/1 कर देंगे या फिर करनी में 2 उसे लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 45 अंश का हमने वैल्यू ज्ञात कर लिया और यहाँ पे कोसेक 45 अंश का हमने वैल्यू ज्ञात कर लिया, है ना। चाहे तो आप इसका वैल्यू प्रतिस्थापित करके इस प्रकार से कर्ण बटा लंब करते हैं, है ना, कर्ण और बटा फिर लंब आप कर देते हैं, तभी भी यहाँ पे ए से ए विभाजित होकर केवल आपको करनी में 2 प्राप्त होता। चलिए साइन का हो गया। अब हम लोग कॉस का ज्ञात करते हैं। कॉस 45 अंश, इसके लिए क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पर आधार है आपका ए बी बटा यहाँ पे कर्ण है आपका ए सी। आधार है ए और कर्ण है यही, करणी में 2a, ए से विभाजित हो जाएगा, 1 बटा करणी में 2 आपको प्राप्त होगा, है ना। कास 45 इनका वैल्यू 1 बटा करणी में 2 प्राप्त हुआ। अब चलिए यहीं से हम लोग कास का जो व्युत्क्रम सेक होता है उसका वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सेक 45 अंश का वैल्यू, इसका व्युत्क्रम कर देना, है ना। यहाँ पर कर्ण बटा आप आधार लिखते हैं, तो यहाँ पे कर्ण को अंश में रखते हैं और आधार को हर में, है ना। तो यहाँ पे ए से विभाजित हो जाता, आपको यहीं करणी में 2 बचता, या फिर यहीं से हम लोग व्युत्क्रम कर देते हैं, करणी में 2 हमने लिख दिया। चलिए अब हम लोग tan 45 अंश का वैल्यू ज्ञात करते हैं। tan 45 अंश, इसके लिए अनुपात कौन सा लेना होता है आपको, लंब बटा आधार लेना रहता है। तो यहाँ पे इस न्यून कोण की लंब यही है, यहाँ पे BC और आधार है AB। तो यहाँ पे BC का वैल्यू है, लंब है, यहाँ पे A आधार है आपका A से विभाजित हो जाएगा, आपको tan 45 अंश का वैल्यू 1 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार जो काट के लिए अनुपात रहेगा आधार बटा लंब, उसका वैल्यू आपको 1 ही प्राप्त होगा, है ना। लिख देते हैं कॉट 45 अंश का वैल्यू आपको 1 ही प्राप्त होगा। चलिए यहाँ पर साइन जो 45 अंश का कोण है, इसके लिए आपने सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का वैल्यू ज्ञात कर लिया। अब सबका वैल्यू हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं। साइन यहाँ पे 45 अंश का वैल्यू हमने ज्ञात किया, तो 1 बटा करणी में 2 हमें ज्ञात हुआ, और यहाँ पे कास 45 अंश का वैल्यू हमने ज्ञात किया, तो 1 बटा करणी में 2 ज्ञात हुआ, 1 बटा करणी में 2 ज्ञात हुआ। tan 45 अंश का वैल्यू हमने ज्ञात किया, तो 1 ज्ञात हुआ। और यहाँ पे कोसेक की बात करें, कोसेक का तो कोसेक 45 अंश का वैल्यू हमें करणी में 2 मिला, सेक का करणी में 2 और काट का 1, तो यहाँ पे लिख देते हैं करणी में 2, यहाँ पर भी करणी में 2 और यहाँ पर वैल्यू 1 प्राप्त हुआ। tan 45 अंश के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का वैल्यू हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया। अब हम लोग 30 अंश और 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज लेंगे जिसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। जो यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। इसको एक समबाहु त्रिभुज हमने मान लिया। और यहाँ पे इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं AB की जो लंबाई है वहीं BC की लंबाई है, बराबर AC लिख देते हैं। और यहाँ पे सबकी वैल्यू हम लोग क्या मान लेते हैं, 2a मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रत्येक भुजा की लंबाई हम 2a मान लेते हैं। यहाँ पे A से C तक की दूरी 2a हमने मान लिया, और यहाँ पे BC की लंबाई हमने 2a मान लिया। अब हमने क्या किया ना कि यहाँ पे देखिए जो समबाहु त्रिभुज रहता है ना, उसमें प्रत्येक कोण 60 अंश रहता है ना। जो समबाहु त्रिभुज रहेगा उसमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर रहती हैं, ये तो हमने लिखा। और प्रत्येक अंतःकोण आपस में बराबर रहता है ना, प्रत्येक कोण 60 अंश रहता है, 6 × 18। यहाँ पे यह भी 60 अंश रहता है, यहाँ पर यह भी 60 अंश रहता है, और साथ साथ जो यहाँ पर कोण C बन रहा है, यहाँ पे पूरा कोण वो कितना रहता है, वो भी रहता है 60 अंश। यहाँ पर जो ये पूरा कोण बनेगा वो यहाँ पर लिख भी देते हैं, कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर, ये सब क्या है 60 अंश का कोण बन रहा है ना। अब यहाँ पे हमने क्या किया ना कि शीर्ष C से यहाँ पे कोण C का समद्विभाजक हमने खींच दिया, और जो समद्विभाजक हम लोग खींचेंगे ना वह AB का साथ साथ माध्यिका भी रहेगा, है ना। और इस प्रकार से प्रतिच्छेद करेगा कि यह 90 अंश का कोण बनाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, यहाँ पे यदि आप इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम आप सिद्ध कर देंगे, है ना। जो यहाँ पर ADC कोण है, यहाँ पे BDC, यहाँ पर जो दोनों त्रिभुज बनेगा यह दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो जाएगा, है ना। जब दोनों त्रिभुज समरूप रहेगा तो यहाँ पे यह वाला कोण यह कोण आपस में बराबर ही रहेगा, है ना। दोनों कोण आपस में बराबर रहेंगे, अर्थात ये एक रेखा पर कोण बन रहे हैं तो दोनों 90 अंश हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पर कोण C का हमने समद्विभाजक खींचा हुआ है, तो यहाँ पर यह कोण भी 30 अंश है, साथ साथ यह वाला कोण भी इतना भी, यह भी है 30 अंश। जो यहाँ पर कोण C का हमने समद्विभाजक खींचा हुआ है वह साथ साथ AB का माध्यिका भी है ना। यहाँ पर AB रेखाखंड को
साथ साथ दो बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ पर जो ए से बी तक की पूरी लंबाई है ना, ये हमने कितना माना हुआ है, 2a। तो यहाँ पर ए बी का यदि यहाँ पे सी डी समद्विभाजक है तो दो बराबर भागों में बांट देगा, मतलब ए से डी तक की जो लंबाई है वह भी ए है और डी से बी तक की लंबाई है वो भी क्या है, ए ही है। ठीक है, ए में जोड़ देंगे तो ए से बी तक की लंबाई आपको ज्ञात हो जाएगा, जो कि 2a आपको प्राप्त होगा। चलिए, तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज की रचना हो गया। जो त्रिभुज बन रहा है ना ए डी सी, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पर हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए यहाँ पे त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें ज्ञात होनी चाहिए। तो यहाँ पर यह वाली भुजा तो 2a है, यह वाली भुजा ए डी भुजा a है, यहाँ पर हमें सी डी भुजा की आवश्यकता पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं समकोण त्रिभुज ए रहेगा ए डी सी में लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं और यहाँ पे सी डी का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। देखिए सी डी का वैल्यू किस प्रकार से ज्ञात होगा, इसके लिए इस त्रिभुज के लिए यहाँ पर कर्ण यही होगा, है ना, 90 अंश के, यही 90 अंश का कोण यही बन रहा है। तो इसके सामने वाली भुजा यही ए सी जो है कर्ण है। ठीक है, अब यहाँ पर सी डी का वैल्यू हम लोग ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर कर्णी में मिलेगा आपको, यहाँ पे इस वाली भुजा में से इसका वर्ग आपको घटाना पड़ेगा, है ना। यदि हम लोग को AC की लंबाई ज्ञात करना रहता तो यहाँ पे इन दोनों भुजाओं को वर्ग करके हम लोग जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर यदि हमें CD ज्ञात कर देना है तो इसके वर्ग में से इसका वर्ग हमें घटाना पड़ेगा। लिखते हैं AC का स्क्वायर में से हमें घटाना पड़ेगा AD का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर है AC का वैल्यू कितना है, 2a, 2a का स्क्वायर, यहाँ पे ऋण है, ऋण का चिन्ह है। AD का वैल्यू कितना है, a है, a का स्क्वायर हो गया। CD बराबर यहाँ पे हो जाएगा करनी में 2a का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको 4, यहाँ पे a स्क्वायर, 2a का हमने स्क्वायर कर दिया ऋण, यहाँ पर हमें कर देना है a स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर घटा देंगे तो हमें 3a स्क्वायर बचेगा। चलिए CD बराबर यहाँ पे a स्क्वायर का तो वर्गमूल ज्ञात हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे करनी में 3 इसी प्रकार से रह जाएगा, तो करनी में 3a हमने सिंपल लिख दिया। अब देख लीजिए यहाँ पर आपको ज्ञात हुआ जो CD की लंबाई है आपको ज्ञात हो रहा है करनी में 3a सिंपल, इसको ज्ञात हो रहा है। यहाँ पे CD की लंबाई हमने ज्ञात कर दिया करनी में 3a। अब यहाँ पर हम लोग सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम लोग ज्ञात कर देते हैं ना, मतलब यहाँ पे साइन 60 अंश के लिए देख लीजिए, अब लिख देते हैं साइन 60 अंश का हम लोग वैल्यू ज्ञात कर देते हैं। देखिए साइन 60 अंश के लिए हमें लंब और कर्ण का अनुपात लेना रहता है। तो यहाँ पे न्यून कोण है, तो यहाँ पे अब त्रिभुज यहाँ पे ACD में चर्चा करेंगे तो यहाँ पे न्यून कोण, इस न्यून कोण की हम चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ पे सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा। ठीक है, लंब बटा कर्ण हमें लेना रहता है ना, तो लंब है CD बटा यहाँ पर AD AC आप लिख सकते हैं ना, एक बार चलिए लिख ही देते हैं। यहाँ पर लंब है CD और कर्ण है आपका AC। CD का वैल्यू कितना है, करनी में 3a और AD मतलब AC का वैल्यू कितना है, 2a। तो यहाँ पर a से विभाजित हो जाएगा तो आपको मिलेगा करनी में 3/2, यही आपको साइन 60 अंश का वैल्यू प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे ठीक इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो हमें कोसेक यहाँ पे 60 अंश, कोसेक 60 अंश का वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगा 2/3। चलिए हो गया। अब यहाँ पे cos 60 अंश का वैल्यू ज्ञात कर देते हैं। cos 60 अंश का वैल्यू के लिए यहाँ पे आधार बटा कर्ण लेना रहता है, तो यहाँ पे न्यून कोण यही है, संलग्न भुजा यही है, तो यहाँ पे AD हो जाएगा आधार और कर्ण तो आपका AC है ही। तो यहाँ पे AD का वैल्यू है a और यहाँ पे AC का वैल्यू है 2a। a से a विभाजित होगा तो आपको 1/2 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे cos का व्युत्क्रम होता है sec, लिख देते हैं sec 60 अंश का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम कर देंगे 2/1 मिलेगा, मतलब केवल 2 हम लोग लिख देते हैं। यह हो गया। अब हम लोग tan का वैल्यू ज्ञात कर देते हैं, tan 60 अंश का वैल्यू। तो tan के लिए लंब बटा आधार लेना रहता है, तो यहाँ पे इस न्यून कोण के लिए लंब यही है ना, इसके जो सम्मुख भुजा है यहाँ पे CD लंब है, यहाँ पे लिख देते हैं CD लंब बटा यहाँ पे आधार है हम लोग का AD। तो यहाँ पे CD की जो लंबाई है करनी में 3a है और यहाँ पे AD की लंबाई a है, तो a से a विभाजित हो जाएगा, करनी में 3 आपको प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे tan 60 अंश का इसका व्युत्क्रम कर देते हैं तो cot 60 अंश का वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगा, जो कि हमें प्राप्त होगा 1/3, इसका हमने व्युत्क्रम कर दिया।
यहाँ पर 60 अंश के लिए हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू ज्ञात कर दिया। अब चलिए सारणी में सबको हम लोग भर देते हैं। यहाँ पे साइन के लिए 60 अंश का वैल्यू हमने ज्ञात किया था करणी में 3/2, और यहाँ पे cos 60 अंश का वैल्यू हमने ज्ञात किया 1/2, tan 60 अंश का वैल्यू हमने ज्ञात किया करणी में 3, और यहाँ पर है कोसेक के लिए यहाँ पे 2/करणी में 3, और यहाँ पे सेक 60 का वैल्यू हमने ज्ञात किया 2, और काट 60 का वैल्यू हमें ज्ञात हुआ 1/करणी में 3। यहाँ पर त्रिभुज ADC से यहाँ पे देख रहे हैं न्यून कोण 30 अंश है, तो यहाँ पे 30 अंश के लिए हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का भी वैल्यू यहीं से हम लोग ज्ञात कर लेंगे, है ना। चलिए हम लोग ज्ञात कर देते हैं। यहाँ पर तो हमने 60 अंश के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग ज्ञात करते हैं साइन 30 अंश का वैल्यू। देख लीजिए यहाँ पे यदि हम लोग इस न्यून कोण की चर्चा कर रहे हैं ना, तो इस न्यून कोण के लिए यहाँ पर साइन में अनुपात किसका किसका लिया जाता है, लंब और कर्ण का लिया जाता है। तो यहाँ पे इस न्यून कोण के लिए यहाँ पर सम्मुख भुजा यह है, तो यहाँ पे AD हो जाएगा लंब, ठीक है, इस न्यून कोण के लिए। तो यहाँ पर हो गया लंब AD हो जाएगा, और यहाँ पे कर्ण, इस त्रिभुज का कर्ण तो यही AC ही है, लिख देते हैं AC। AD का वैल्यू है A और AC का वैल्यू है 2A। A से विभाजित हो जाएगा 1/2 आपको प्राप्त हुआ। साइन 30 अंश का वैल्यू 1/2। तो यहाँ पे हम लोग कोसेक 30 अंश का भी वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, जो कि इसका भी उत्तर हम कर देंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा। चलिए हो गया। अब हम लोग कॉस 30 अंश का भी वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके लिए लेना रहता है आधार बटा कर्ण, है ना। तो इस न्यून कोण के लिए आधार यही है, यहाँ पे इस न्यून कोण से जो भी संलग्न भुजा है वही हो जाएगा आधार। आधार है CD, यहाँ पे CD आधार है, कर्ण तो AC है। CD का वैल्यू करणी में 3A है, और AC का वैल्यू है 2A। A से विभाजित हो जाएगा, करणी में 3/2 आपको प्राप्त हो रहा है cos 30 अंश का वैल्यू। तो यहाँ पे cos का व्युत्क्रम कर देंगे तो हमें sec 30 अंश का भी वैल्यू ज्ञात हो जाएगा, जो कि 2/करणी में 3 हमें प्राप्त होगा। चलिए tan के लिए भी हम लोग मान ज्ञात कर लेते हैं, लिख देते हैं tan 30 अंश बराबर, यहाँ पे लंब बटा कर्ण का अनुपात लिया जाता है। तो यहाँ पे इस न्यून कोण के लिए लंब तो यही है AD, और यहाँ पे लंब बटा आधार है, आधार यही है CD। AD का वैल्यू है A, CD का वैल्यू है करणी में 3A। A से A विभाजित हो जाएगा 1/करणी में 3 आपको प्राप्त हो रहा है tan 30 अंश का मान। इसी प्रकार काट 30 अंश का वैल्यू, इसका व्युत्क्रम केवल कर दीजिए, तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा करणी में 3, ठीक है। यहाँ पे इसका केवल हमने व्युत्क्रम कर दिया तो करणी में 3 हमें प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर इन सभी वैल्यू को हम लोग सारणी में नोट कर लेते हैं। तो साइन 30 अंश का वैल्यू हमने ज्ञात किया तो 1/2 प्राप्त हो रहा था, और यहाँ पे cos 30 अंश का वैल्यू हमें यह प्राप्त हो रहा है करणी में 3/2। चलिए tan 30 अंश का वैल्यू हमें ज्ञात हो रहा था 1/करणी में 3, और यहाँ पे कोसेक 30 अंश का वैल्यू हमें 2 प्राप्त हुआ। सेक 30 अंश का वैल्यू हमें 2/करणी में 3 ज्ञात हुआ, और कॉट 30 अंश का वैल्यू हमें करणी में 3 ज्ञात हुआ। अब आइए 0 अंश के लिए हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ABC एक समकोण त्रिभुज है। अब हम क्या कर रहे हैं ना कि यहाँ पर जो भी कोण है, यहाँ पे जो भी कोण थीटा या न्यून कोण जो भी समझ लीजिए, अब यहाँ पे इस कोण की वैल्यू हम धीरे धीरे कम कर रहे हैं। जो यहाँ पे AC भुजा है, यहाँ पे जो BC भुजा है ना, इसकी लंबाई हम धीरे धीरे कम कर रहे हैं ना। यहाँ पे पहले BC की लंबाई इतना था, हमने यहाँ पे कम कर दिया। तो जो यहाँ पे जो बड़ा कोण था, मतलब इसकी तुलना में ये वाला कोण बड़ा था, अब इससे कुछ हमने छोटा कर दिया, है ना। BC की लंबाई हमने छोटा कर दी। अब यहाँ पर थोड़ा सा और हमने छोटा कर दिया, कोण यहाँ पे घटता गया, है ना। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर जो कोण है इसके सापेक्ष यह कम है और उसके सापेक्ष यह कम है। जो यहाँ पे BC भुजा थी इसको हम कम करते गए, और इस प्रकार से B और C बिंदु को हमने संपाती कर दिया, एक ही बिंदु पर लाकर मिला दिया, है ना। यहाँ पे देख रहे हैं कि BC की कुछ लंबाई है, लेकिन हमने B और C दोनों बिंदुओं को संपाती कर दिया। इसका मतलब ये हो गया कि जो यहाँ पर कोण बन रहा था, यहाँ पर CAB जो यहाँ पर कोण बन रहा था ना, इस कोण को हम लोग धीरे धीरे कम करते गए, और इस प्रकार से कर दिए कि यहाँ पे जो AB भुजा है और AC भुजा है, दोनों को हमने संपाती कर दिया। जो यहाँ पर कोण बन रहा था वो कोण ही क्या हो गया, शून्य हो गया, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं जो कोण A है उसका वैल्यू हमने क्या कर दिया, शून्य कर दिया। यहाँ पे शून्य अंश हो गया तथा,
और दूसरा काम यहाँ पे क्या हो गया ना कि जो यहाँ पे BC भुजा की लंबाई थी, इसको हमने घटाते घटाते B और C को संपाती कर दिया। BC भुजा की लंबाई को हमने शून्य कर दिया ना, क्योंकि यहाँ पर B से C भुजा की कुछ लंबाई थी, इसको हम घटाते गए और साथ साथ कोण भी कम होता गया। कोण तो 0 अंश हो गया, साथ साथ BC जो भुजा थी, यहाँ पर B और C बिंदु संपाती हो गया, BC का वैल्यू हमें शून्य प्राप्त हो गया। ठीक है, चलिए यह हमें एक वैल्यू प्राप्त हो गया। और हमने क्या किया कि जो यहाँ पर A से C तक की लंबाई थी, यहाँ पर जब हम यहाँ पे BC भुजा की लंबाई कम करते गए ना, जो यहाँ पे AC भुजा थी और AB भुजा, यह दोनों भुजाएं भी आपस में संपाती हो गई। जो यहाँ पे कर्ण था ना, कर्ण भी आकर AB में ही मिल गया है ना। देख रहे हैं कि B और C बिंदु संपाती हैं, तो जो AB की लंबाई है वही AC की लंबाई है। यहाँ पे लिख देते हैं, जो AB की आपकी लंबाई है ना, वही आपका AC का भी लंबाई है। यह दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो गया। चलिए इतना कुछ हमने कर दिया। जब यहाँ पर हमने 0 अंश की चर्चा की, यहाँ पे कोण को जब हम धीरे धीरे कम करते गए तो साथ साथ कोण तो यहाँ पे 0 अंश हो गया और यहाँ पे BC भुजा की लंबाई शून्य हो गया, और जो AB था और AC, यह दोनों भुजाएं हमें बराबर प्राप्त होने लगी। और सभी हम लोग सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू ज्ञात कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा, अब लिख देते हैं साइन, अब 0 अंश की हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पे लंब बटा कर्ण अनुपात लेना रहता है, तो यहाँ पे लंब क्या है आपका, यहीं BC था। ठीक है, लंब यहाँ पे BC है और यहाँ पे कर्ण क्या है, AC है। और BC को आपने घटाते घटाते क्या कर दिया, शून्य कर दिया है ना। जो BC भुजा की लंबाई थी यहाँ पर क्या है, शून्य है। तो यहाँ पे शून्य है, हर में AC भी रहेगा, तभी भी आपको इसका वैल्यू क्या प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। इसी प्रकार आपका साइन का व्युत्क्रम हो जाएगा कोसेक। लिख देते हैं कोसेक 0 अंश बराबर क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम आप यहाँ पे 0 का व्युत्क्रम कर देंगे, 1/0 प्राप्त होगा। या फिर इसको आप इस प्रकार से फ़ारेनहाइट भी लिख सकते हैं, मतलब यह अपरिभाषित है। चलिए इस प्रकार से लिखते हैं, यह क्या है, यह अपरिभाषित है ना। यहाँ पर यदि आप कोसेक के लिए क्या रहता है, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं हम, तो यहाँ पे कर्ण बटा लंब आपको लेना रहता। तो यहाँ पे कर्ण है AC और यहाँ पर आपको लंब लेना रहता है जो जिसका वैल्यू क्या है, 0 है ना। यदि हम लोग लिखे रहते हैं ना, देखिए इस प्रकार से कोसेक 0 अंश बराबर, ये यहाँ पर होता कर्ण बटा लंब। तो कर्ण का वैल्यू है AC और बटा लंब है BC। AC का वैल्यू तो चलिए ठीक है AC है, लेकिन यहाँ पे BC का जो वैल्यू था वो क्या है, शून्य के बराबर है। तो यहाँ पे अंश में कोई भी संख्या रहेगी, यदि हर में 0 आ गया तो इसे ही बोल देते हैं अपरिभाषित, है ना। यही आपका होता है अपरिभाषित। चलिए हो गया साइन 0 अंश और कोसेक 0 अंश का वैल्यू हमने ज्ञात कर लिया। अब हम लोग ज्ञात कर देते हैं कास 0 अंश के लिए। कास 0 अंश, तो यहाँ पर कास के लिए किन भुजाओं का अनुपात लिया जाता है, आधार बटा कर्ण लिया जाता है ना। तो यहाँ पर आधार है AB, आधार हो गया, और कर्ण है आपका AC। तो आधार AB और AC, यह दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई हैं। ठीक है, यह दोनों भुजाएं AB और AC संपाती हो गया है। यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए यहाँ पर या तो AB को AC के बराबर लिख दीजिए। चलिए AB बराबर हम लिख देते हैं AC, क्योंकि यहाँ पर दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई हैं। और जितना जो लंबाई अंश में है वहीं हर में है, विभाजित होकर आपको सिंपल 1 प्राप्त हो रहा है ना। कामा कास का हमने ज्ञात कर दिया। चलिए सेक 0 अंश का भी वैल्यू हम लोग ज्ञात कर देते हैं। इसका हम लोग व्युत्क्रम कर देंगे तो आपको 1 प्राप्त होगा। अब हम लोग tan 0 अंश का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। tan 0 अंश बराबर, यहाँ पर हो जाएगा tan के लिए लंब बटा आधार हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लंब है BC और बटा यहाँ पे इस न्यून कोण के लिए आधार यही है AB। तो यहाँ पे BC का वैल्यू तो शून्य हो गया है और हर में है AB। अंश में 0 रहेगा, हर में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो आपको 0 ही प्राप्त होगा। यहाँ पर आपको 0 ही मिल रहा है ना। और tan का ज्ञात हो गया तो हम लोग cot का भी ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं cot 0 अंश बराबर, यहाँ पे 0 का व्युत्क्रम कर देंगे तो आपको इनफाइनाइट प्राप्त होगा, अपरिभाषित ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे चलिए 1/0 लिख देते हैं, एक बार 1/0 और कोष्टक में लिख देते हैं अपरिभाषित। यहाँ पर ज्ञात करके भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा cot 0 अंश बराबर, यहाँ पर आधार बटा लंब होगा। तो आधार है AB और लंब है BC, और यहाँ पे AB तो ठीक है आधार, लेकिन यहाँ पे जो लंब है BC, इसका वैल्यू ही शून्य हो गया है। तो अंश में कोई भी संख्या रहे और हर में 0 रहे तो यहाँ पे भाग देंगे तो
अनंत बार भाग जाएगा, जिसे अपरिभाषित बोलते हैं या फिर इनफारेनहाइट बोलते हैं ना, इनफारेनहाइट बार भाग जाएगा। चलिए तो यहाँ पर हम लोग केवल अपरिभाषित लिख देंगे। चलिए इस यहाँ पे जो भी हम लोग को सभी वैल्यू ज्ञात कर चुके हैं ना, सबको यहाँ पर हम लोग नोट कर देते हैं। जो कि हमने ज्ञात किया है, साइन 0 अंश का वैल्यू हमने 0 ज्ञात किया, कास 0 अंश का वैल्यू 1 ज्ञात किया, tan 0 अंश का वैल्यू हमने 0 ज्ञात किया, और यहाँ पे कोसेक 0 अंश का वैल्यू यहाँ पर हमने अपरिभाषित ज्ञात किया हुआ है ना, यहाँ पे लिख देते हैं। ये हो गया। और यहाँ पे सेक 0 अंश का वैल्यू 1 है, यहाँ पे कॉट 0 अंश का वैल्यू हमने ज्ञात किया तो अपरिभाषित प्राप्त हुआ। चलिए अब यहाँ पे 90 अंश के लिए हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं। यहाँ पर हम लिख दिया 90 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। इस प्रकार से ABC हमने एक समकोण त्रिभुज की रचना कर ली। अब हम लोग क्या कर देते हैं कि यहाँ पे जो AB लंबाई है, इस लंबाई को हम लोग धीरे धीरे कम करते जाते हैं। देखिए यहाँ से पहले B बिंदु यहाँ मतलब A बिंदु यहाँ पर था, अब इसको हमने घटाकर यहाँ पर कर दिया, तो यहाँ पर जो भी कोण बन रहा था ना, अब यहाँ पे देख रहे हैं कोण का वैल्यू कुछ न कुछ बढ़ गया है ना। यहाँ पर जितना ही B के आप पास लेकर आएंगे ना, तो यहाँ पे यह वाला कोण मान लेते हैं 30 अंश था, तो मान लीजिए कि 40 अंश हो गया। मतलब यहाँ पे इन दोनों कोणों की तुलना में यह वाला कोण बड़ा है ना। यहाँ पर इस बिंदु को हम B की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ कोण बढ़ गया, और फिर हम लोगों ने और यहाँ पर आगे कर दिया। ठीक है, यहाँ पे जो बिंदु A है, जो शीर्ष A है, इसको हमने और आगे कर दिया, तो यहाँ पर कोण और बढ़ गया। अब इसी प्रकार से हमने एक कोण को यहाँ पे बढ़ाते हुए ले जाकर हमने B में मिला दिया है ना। जो यहाँ पे पहले AC इस प्रकार से था, फिर यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ, फिर यहाँ पे और AC ले जाकर हमने यहाँ पे शीर्ष B में संपाति कर दिया है ना। जो बिंदु B है, इसी में बिंदु A को हमने संपाति कर दिया। यहाँ पर इस कोण को हम बढ़ाते गए, शीर्ष A पर जो कोण बन रहा है इसको बढ़ाते गए, और B पर हमने संपाति कर दिया। मतलब ये कुछ इस प्रकार से हो गया कि यहाँ पर जो कोण A पर जो कोण बन रहा था वो 90 अंश का कोण बन गया है ना। तो देख लीजिए क्या क्या हो गया, यहाँ पे हम आपको लिख कर दिखाते हैं। कोण A का वैल्यू यहाँ पे 90 अंश हो गया, ठीक है। और यहाँ पे साथ साथ क्या घटित हुआ, जो यहाँ पे AC का लंबाई था, जो यहाँ पे AC का लंबाई था ना, वहीं जो A जो शीर्ष था वहीं B के संपाति हो गया। मतलब AC और BC ये आपस में बराबर हो गए। लिख देते हैं AC बराबर यहाँ पे BC हो गया। यहाँ पे A बिंदु और A और B शीर्ष संपाति हो गए। AC और BC ये दोनों लंबाई आपस में बराबर हो गई, दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो गया। और क्या हुआ, और जो यहाँ पे AB की लंबाई थी जिसे हम कम करते गए थे ना, कोण का A का वैल्यू बढ़ रहा था, लेकिन AB की लंबाई हम कम करते गए और A और B बिंदु को संपाति कर दिए। तो यहाँ पे जो AB की लंबाई थी ना, इसको हमने क्या कर दिया, 0 के बराबर कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का वैल्यू ज्ञात करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं साइन 90 अंश का वैल्यू। साइन के लिए क्या होता है, लंब बटा कर्ण रहता है। तो यहाँ पे तो न्यून कोण ही है, लंब इसके लिए क्या है, यहाँ पे BC, ठीक है, और कर्ण है आपका AC। तो BC का वैल्यू AC के यहाँ पर बराबर है। इस न्यून कोण के लिए यही सम्मुख भुजा, यहाँ पर यह लंब है, यहाँ पर न्यून कोण से संलग्न भुजा यही आधार है, और यह तो कर्ण फिक्स है। चलिए तो यहाँ पर हमने लिख दिया लंब और कर्ण का यहाँ पे अनुपात हमने ले लिया। तो यहाँ पे जो लंब है AC वो यहाँ पे BC के बराबर हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों लंबाई आपस में बराबर है, इनका अनुपात आपको 1 प्राप्त हो रहा है। तथा मतलब इसी प्रकार से हो जाएगा। साइन का हमने ज्ञात कर दिया, तो हम लोग लिख देते हैं कोसेक 90 अंश का भी वैल्यू, इसका हम लोग व्युत्क्रम कर देंगे, 1 का व्युत्क्रम करेंगे तभी भी हमें 1 ही प्राप्त होगा। साइन 90 अंश का वैल्यू हमने ज्ञात कर दिया। अब हम लोग ज्ञात करते हैं कॉस 90 अंश का। यहाँ पे हो जाएगा आधार बटा लंब रहता है, यही अनुपात लेते हैं। आधार है AB, आधार बटा यहाँ पे कर्ण रहता है AC। तो AB का लंबाई तो 0 के बराबर हो गया है, और यहाँ पे कर्ण है, चलिए जो कुछ भी रहे AC, अंश में 0 है, हर में कोई भी संख्या रहेगा यह आपको 0 ही प्राप्त होगा। इसका वैल्यू आपको 0 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से यहाँ पे कास का जो व्युत्क्रम होता है सेक 90 अंश, उसका वैल्यू आपको 0 का व्युत्क्रम कर देंगे, तो यहाँ पर आपको अपरिभाषित प्राप्त होगा, ठीक है। 1/0 आएगा जो कि अपरिभाषित रहेगा। यह हो गया। अब हम लोग tan का ज्ञात करते हैं, tan 90 अंश का वैल्यू। तो यहाँ पर होता है लंब बटा आधार, तो लंब है BC
और बटा आधार है ए बी। तो यहाँ पे लंब बी सी तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आधार है ना ए बी का वैल्यू 0 के बराबर हो गया है। अब यहाँ पर अंश में कोई भी संख्या रहे, अगर यदि हर में 0 आ रहा है ना तो इसका वैल्यू अपरिभाषित होता है, मतलब अनंत बार भाग जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पर अपरिभाषित आपको प्राप्त हो रहा है, कामा tan का हो गया। इसका भी उत्क्रम कर देंगे तो cot 90 अंश का वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 0 बटा आपको BC प्राप्त होगा, है ना, 0 बटा BC मिलेगा इसका वैल्यू। तो इसका मतलब है आपको 0 प्राप्त होगा, cot 90 अंश का वैल्यू 0। अब यहाँ पे सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम लोग यहाँ पे नोट कर देते हैं। यहाँ पे sin 90 अंश का वैल्यू हमें 1 प्राप्त हुआ, cos 90 अंश का वैल्यू 0 प्राप्त हुआ, tan 90 अंश का वैल्यू अपरिभाषित मिल रहा है, ये हो गया। और यहाँ पर है कोसेक 90 अंश का वैल्यू हमें 1 प्राप्त हुआ, और यहाँ पे सेक 90 अंश का वैल्यू हमें अपरिभाषित प्राप्त हुआ। और यहाँ पे cot 90 अंश का वैल्यू हमें 0 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हमने 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का वैल्यू हमने ज्ञात करके आपको दिखा दिया। अब आप इन सबको याद भी कर लीजिएगा, है ना। चलिए हम लोग अगली वीडियो में हल करेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 8.2। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।